हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं 10वीं क्लास आरबीएससी गणित की। और गणित को बिल्कुल जीरो लेवल से आज अपनी फर्स्ट क्लास है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सेशन समझ में आए, हर चीज़ समझाते हुए चलूँगा, थोड़ा सा भी समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे नया वीडियो अपलोड होगा तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये सबके लिए और तैयारी जमकर करना है, अंतिम समय तक आपके साथ जुड़ा रहेगा ये चैनल। और हर संडे को आपको एक प्रश्नावली का पूरा सॉल्यूशन डाला जाएगा। 14 संडे में 14 प्रश्नावली खत्म है। अपने गणित के सिलेबस में मात्र और मात्र 14 प्रश्नावली है और 14 चैप्टर को अपन आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। इधर देखना समझना। सबसे पहले तो गणित में अपने 14 चैप्टर है, उनका अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से किसमें क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है अपने वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर अपने पास वास्तविक संख्या। दूसरा है अपने पास द्विघात, बहुपद। तीसरा है अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर अपने पास द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर अपने पास समांतर श्रेणी। छठा है अपने पास त्रिभुज। सातवां है अपने पास निर्देशांक ज्यामिति। आठवां है अपने पास त्रिकोणमिति। एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में भी आप कुछ भी नहीं जानते। नौवां है अपने पास त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन अनुप्रयोग। 10वां है अपने पास वृत्त। 11वां है अपने पास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां है अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां है अपने पास सांख्यिकी। और 14वां है अपने पास प्रायिकता। ये चैप्टर अपन को डिस्कस करने और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जीरो से इस चैनल से जुड़े रहोगे, गणित में ऐसा बेस बन जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना अपन आगे बढ़ रहे हैं। पहली प्रश्नावली में चलते अपनी, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, जिसका नाम है अपने पास वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। इधर देखना ध्यान से। वास्तविक संख्या तक पहुंचने के लिए अपन को बहुत सारी संख्या पढ़नी पड़ती है। जैसे पहली आती है अपने पास प्राकृतिक संख्या। अभी नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम मिल जाएगा नोट करने का, स्क्रीनशॉट लेना। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नाम से क्लियर हो रहा है। ऐसी संख्या है जो हमारे लिए प्रकृति ने दी है। किसने दी है? प्रकृति ने दी है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे गिनना स्टार्ट करते हैं, कोई भी बच्चे क्लास में बैठे गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो एक से चलने वाली संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जो गिनने के काम या प्रकृति ने हमारे लिए दी है, कोमा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 चलता है। दूसरे नंबर पे आती है, मतलब प्रकृति ने दी है। अब पूर्ण संख्या, नाम से क्लियर करा है, कमी किसकी चल रही है? जीरो की, उसको भी पूर्ण कर देगी। अब देखना, प्राकृतिक संख्या की बस भर के जा रही थी टस और जीरो रास्ते में मिला और हाथ मारा कि तो हमें बिठा लो, तो जीरो को शामिल कर ले। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो वह संख्या पूर्ण संख्या
कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे अब 0 छोटा है और छोटे बच्चे को कहाँ बिठाते हैं, आगे एक छोटी सी सीट लगी रहेगी, तो 0 आगे आके बैठ जाएगा। 0 कौन आगे बैठ जाएगा, 0 आगे बैठ गया, उसके बाद 1 2 3 4 जैसे। इसके बाद नंबर 3 आती है अपनी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। समझना, अभी भी देखो 0 आ गया, पूरे पॉजिटिव नंबर आ गए, बाकी चल रहे नेगेटिव वाले नंबर। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक। अब प्रकृति ये पूर्ण संख्या की बस टसाटस भर के जा रही थी और माइनस वाले रास्ते में खड़े हुए थे, हाथ दिया तो उनको भी बिठा लिया। तो देखना क्या हो जाएगा, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब जितने भी माइनस वाली है, ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इधर देखना, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। समझना ध्यान से, वही पहले 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, चल रहे थे, पर अब ऋणात्मक इनसे भी छोटी है, तो -1 अपने पास आ जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे ऋणात्मक में ये होगा। बोलो आया कि समझ में? 3 ये काम आएंगे। ये कहीं कोई परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछ रहा, पर पूरी गणित में इनका बिना अधूरा है मामला। जहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोल दी तुरंत से जवाब आ जाना चाहिए, पूर्ण बोल दे, पूर्णांक बोल दे। अगर समझ में आया हो, नोट करना हो तो कर ले। मिलते हैं 2 मिनट, कर लो नोट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। और जिन्होंने बिल्कुल भी नोट नहीं कर रखा, 0 से नोट करें, बिल्कुल 0 से पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखना पूर्णांक हो गए। अब आती है अपनी नंबर 4 सम संख्या। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या तो सम होती है, क्या विषम होती है। देखना, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार, मतलब कंप्लीट चला जाना चाहिए, बार चला जाए सम संख्याएं कहलाती है। ये होगी सम। अब देखो, जैसे अपने पास 0 में 2 का भाग जाएगा, 0 बार जाएगा, पूरा जा रहा है, 2 4 6 8 ऐसे चलता है। इसके बाद आता है नंबर 5 विषम संख्या। अब जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम हो जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता हो, विषम संख्याएं कहलाती है। अब ये हो जाएगी अपने पास विषम, जैसे जो छुट्टी है 1 3 5 7 9 ऐसे चलते। इसके बाद आती है नंबर 6 भाज्य संख्या। देखना, नाम से क्लियर हो रहा है, भाज्य का मतलब भाग जाए। अब देखना, इनको चेक करें भाई, खुद का खुद में तो सब में भाग जाता है। जैसे मैंने लिखा 5 में 5 का भी भाग जाता है और 1 का भी जाता है। एक सीधा प्राणी, कोई दिक्कत नहीं है, 5 खुद का खुद में भाग जाता है। पर क्या होती है भाज्य संख्या? ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का तो भाग जाता है, 1 का भी जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, भले से वो किसी अन्य संख्या 1 हो 2 हो, कुछ भी हो सकती है, कितनी भी संख्या हो सकती हो, मतलब कम से भी कम 1 का तो भाग जाना चाहिए।
जैसे परिभाषा लिखो, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं कोमा एक तथा किसी अन्य, एक अन्य होनी चाहिए, यह बात इंपॉर्टेंट है, किसी अन्य संख्या का भाग पूरी बार जाता हो, कोमा भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे लिख रहा हूं बेटा, एक न तो भाज्य होता न अभाज्य, दो से चेक करें, दो में दो का तो जा रहा है, एक का जा रहा है, किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा हो पूरी बार, तो बताओ नहीं जाएगा भाई, इससे बड़ी संख्या जाने का मामला है नहीं, और छोटी दोनों आएगी तो दो में नहीं जाएगा। इसके बाद है अपने पास तीन में खुद तीन का जा रहा है, एक का जा रहा है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा हो तो बताओ, नहीं है, कोई भी नहीं। इसके बाद चार में खुद चार का जा रहा है, एक का भी जा रहा है, अब बोलो किसका भाग जा रहा है? देखो दो का, भले इससे एक ही संख्या आ जाए ऐसी अन्य जिसमें वो भाज्य हो जाती है, तो पहली भाज्य संख्या अपने पास चार के बाद 6, 8, 9 भी है, 9 में 3 का भी जाता है, 9, 10 ऐसे चलती रहेगी, और ये होगी भाज्य। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और लिखते हुए चलो, नोट करते हुए चलो, क्योंकि पीडीएफ में नोट करते रहोगे फायदा रहेगा। ले ले स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। इधर देखो, भाज्य होगी नंबर 7 आती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब जैसे 2, 3 क्या हो जाएगी? 2 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, किसी अन्य का भाग जा रहा है क्या? नहीं। तो ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाता, 1 का जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य। तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं खुद कोमा 1 तथा इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, कोमा अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे देखना, एक ना तो भाज्य अभाज्य, पहले हो गई 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगी, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलती रहेगी। चेक कर लो किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ एक और खुद का ही जा रहा होगा। अब एक चीज दिख रही अपन को, यहाँ इसमें सब तुम देखो विषम संख्या चल रही होगी, पूरी की पूरी विषम है, 1, 2 है, मतलब जितनी भी सम संख्या होती है वो सब भाज्य होती है, परंतु 1, 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए विभाज्य। पूछ लेता है बहुत सी बात, ऐसी कौन सी सम संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होते हुए विभाज्य? देखो 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य। और एक उसके बारे में विचार कर लो, एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज ध्यान रखना, एक तो ये और एक ये। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट तुरंत से, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आती है अपनी परिमेय संख्या नंबर 8।
8 है ना, नंबर देख लेना कौन सा, 7 हो गए, 8 ही। परिमेय संख्या बहुत अच्छी है, 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर संख्या। अब बचपन से एक चीज पढ़ रखी है, ऐसी संख्या है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या। अधूरी है परिभाषा, बहुत अधूरी है, देखना समझना। पी बटा क्यू के रूप में तो लिखेंगे, पर एक बात और आती है, पी भी पूर्णांक हो और क्यू भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और साथ के साथ एक और शर्त, क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या कभी इस पे विचार किया कि क्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, देखना। पी बटा 0, 0 का किसी भी संख्या में भाग दो वो बन जाता है अनंत। क्या बन जाता है, अनंत, अनंत बन जाता है, इसलिए क्यू का मान 0 नहीं होता। तो देखना आज अपन परिभाषा लिखेंगे और इसी को याद रखना। ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू का मान 0 नहीं होता, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप देखना उधर लिखा, कुछ भी लिख दो, 2/3। पी और क्यू के रूप में दो भी पूर्णांक में आता है, अभी पढ़ा है पीछे, ये रही पूर्णांक संख्या, ये सब काम आएंगे, दो भी पूर्णांक में आता है। तो इधर देखना, क्यू भी पूर्णांक है, दो शर्त माने होगी, पी बटा क्यू के रूप में पी भी पूर्णांक क्यू भी पूर्णांक। क्या क्यू का मान 0 है क्या, नहीं, तो ये होगी अपनी परिमेय संख्या। दूसरी लिखी मैंने 1। बच्चा एक को देख के जाने कैसे रहता है, एक को 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बटा में 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में भी 1 लगा लो, कभी कोई चेंज नहीं होता। ये पी और ये क्या, क्यू हो गया अपना पहली शर्त माने, जिसको किस में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। क्या एक पूर्णांक में, क्या अभी देखा है, ऋणात्मक भी पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक होता है, धनात्मक भी पूर्णांक होता है, और क्यू भी पूर्णांक है, क्यू का मान भी 0 नहीं है। तो ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। आगे चलोगे, जैसे लिखिए अपन ने √3/2। अब देखो यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में तो है, पहली शर्त तो माने पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो क्या पी पूर्णांक है, क्या मैंने कहीं पे भी अंडर वाली पूर्णांक में बताई क्या, नहीं, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्यू का मान 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये शर्त माने नहीं हो रही कि पी पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, ये अंडर वाली पूर्णांक नहीं होती, तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। कौन सी हो गई, अपरिमेय। तो आयो की बात समझ में, परिमेय संख्या मतलब जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए तथा क्यू का कभी भी मान 0 नहीं होगा, तो इसको कहते हैं परिमेय संख्या। लिख लो परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, देखना अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, जो परिमेय नहीं होगी, पहले चेक करो परिमेय नहीं हो तो अपरिमेय। जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी, कोमा अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इधर देखना, जैसे अंडर रूट वाली आ जाएगी, √3, √5, √2, √7, √5/3। पर देखो √49, 49 का पहले स्क्वायर खोलो, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 7 का, तो ये तो 7 आ गया बन के, ये नॉट अपरिमेय। ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय, क्योंकि पहले वर्गमूल लेना रहता है इनका, तो कर लो नोट इसको। अब अपन पहुंचेंगे अपने चैप्टर पर, अब आएंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले इतनी संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है, ले ले स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं अपन, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर,
देखना ध्यान से, मतलब जिसमें परिमेय अपरिमेय पूरा मिक्स हो जाए उनको कहते वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों विद्यमान हो, कोमा वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे अब देखो, दो परिमेय है, तीन परिमेय है, अंडर रूट 3 परिमेय नहीं है, अंडर रूट 5/9 परिमेय नहीं है, तो मतलब अब सबका मिक्स आ गया। परिमेय भी है, अपरिमेय है, सब विद्यमान है, जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों विद्यमान हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये अब अपन पहुंचे अपने चैप्टर पर, मतलब अपन को पढ़ना है वास्तविक संख्या, मतलब अपन परिमेय भी पढ़ेंगे, अपरिमेय भी पढ़ेंगे, सबका मिक्स पढ़ेंगे। कर लो स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। देखना अब आगे बढ़ेंगे। अपने पहला एग्जाम्पल आता है इसमें, सिद्ध करो कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती। देखो, सिद्ध करो कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n, मतलब एक संख्या दे रखी अपन को 4 की पावर n, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती। शून्य पर मतलब 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। देखना, कोशिश करना। अपन को एक संख्या दे रखी है, संख्या बराबर दे रखी है अपन को 4 की पावर n, जहां n बराबर है अपने पास प्राकृतिक संख्या, और अभी पढ़ के आए हैं, देखो काम आएगी। प्राकृतिक संख्या का मतलब है n बराबर 1 2 3 4। करो बच्चे, अब पहले n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखोगे तो बन जाएगा अपने पास 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 का मान आता है 4। फिर n बराबर रखो आप 2 रखने पर 4 की पावर 2। बेटा बच्चा आठ बड़ाट में रहता है, 4 की पावर 2 को 8 बोल देता है, पर पहले समझो ये कितने टाइम लिखना है, 2 बार, और 4 को 4 से गुणा करते 16। इसके बाद फिर n बराबर आगे लिखते चलो, n बराबर 3 रखने पर तो 4 की पावर 3 और 4 इंटू 4 मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ रहा है। फिर n बराबर 4 रखने पर तो 4 की पावर 4 बराबर 4 इंटू 4 तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 का 16 से स्क्वायर करोगे, 16 को 16 से गुणा करोगे तो आ गया अपने पास 216। अब देखना, पहले 1 रखा तब इकाई का अंक आ रहा है 4, फिर आ रहा है 6, अब आ रहा है 4, फिर आ रहा है 6, रिपीट चल रहा है 4 6 4 6 4 6। तो 4 6 4 6, अब आएगा 4 और 6, मतलब अपन से पूछ रहा है शून्य पर समाप्त नहीं होती। सिद्ध करोगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती। तो देखो मतलब अर्थात संख्या 4 की पावर n प्राकृतिक के लिए कभी भी शून्य पर
समाप्त नहीं होती। परंतु देखो 4 या तो 4 पे रुक रहा है इकाई अंक, या 6 पे, या तो 4 या 6 पर होती। बोलो पहला क्वेश्चन है, आया होगा समझ में? बहुत आसान तरीके से समझाया, फिर भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस लेके दोबारा देके आएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन है अपने पास, उसको भी करने वाले हैं, पहले इसको नोट कर लो। बढ़ते अपन आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना नोट। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। ऐसा एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में 1.1 का शायद छठा होगा कि संख्या 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती। आप देखना, समझना, कोशिश करना। अपन को दे रखी है संख्या 6 की पावर n। n कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। और पढ़ के आए, देखो कहाँ हमारी प्राकृतिक संख्या, पता तो होना चाहिए ना प्राकृतिक संख्या क्या है। मतलब n बराबर है अपने पास, n बराबर है 1 2 3 4 ऐसे। अब वो का वो प्रोग्राम करना है, संख्या दे रखी है अपन को, पहले लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखोगे तो संख्या बन जाएगी अपनी 6 की पावर 1 मतलब 6। फिर लिखो n बराबर 2 रखने पर, लिखोगे तो 6 की पावर 2 बराबर 16 मत बोल देना, क्योंकि 6 को 12 मत बोल देना, 6 को 2 से गुणा करते बच्चा 12 बोलता है। ये गुणा नहीं है, ऊपर 2, एक तो ऐसे और एक ऐसे, 2 का बहुत डिफरेंस है। 6 की घात 2 और 6 इंटू 2 ये होता है 12। ये होता है 6 को 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है तो 6 इंटू 6 मतलब कितना गया 36। अब n बराबर 3 रखो, देखो अभी 6 आ गया, इसमें 6 आ गया, आगे भी चेक करते रहो, थोड़ा तो करो। n बराबर 3 रखने पर तो 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 अपने पास आ गया 6 इंटू 6 का 36, 36 को 6 से गुणा करते, 6 चंगे 36 का 86 लग गया, 3 छत्ती 18 19 20 और 21 216। कितना आ गया 216। ये आ गया अपने पास 216। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अपन ने किया 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 को 16 से गुणा करोगे 16 इंटू 16, 6 को 6 से गुणा करते 36, 6 कम 6 3 9 96 और इसको गुणा करोगे तो 16, 6 9 6 15 का 5 ऐसे लगेगा 1 256, 216 नहीं 256। यहाँ पर आएंगे 256, ये 256। इधर देखना आगे बढ़ रहे हैं, आए अपन यहाँ पे आ गया 216। अब देखो ध्यान से, इसमें भी काय का अंक 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, आगे की भी करोगे तो 6। मतलब क्या बात समझ में आई? अर्थात संख्या 6 की पावर n कभी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। परंतु अब देखो 6 पर समाप्त होगी, परंतु 6 पर समाप्त होगी। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे, समझ में भी आया होगा। ध्यान रखना गुणा करने में गलती होगी, मेरे से होगी आपसे भी हो सकती है, बस गुणा समझदारी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखना अब आता है अपने मेन चैप्टर में
एक तो आता है एलसीएम और एक आता है एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ एग्जाम में जरूर पूछेगा और पूरी संभावना है बहुत आसान से पूछता है एलसीएम और एचसीएफ पूछने की। तो देखना, एलसीएम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक कुछ भी बोलते हैं, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या वर्तक कुछ भी। अब समझना, दोनों अपन सीखेंगे और एग्जाम में पूछा जाता है। अगर तुम्हारे हिंदी में समझ में नहीं आए तो एग्जाम में डबल लैंग्वेज में पेपर आता है एलसीएम और एचसीएफ। इधर देखना, जैसे दो चीजें याद रखना, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप सुनना, पहले आप ऐसे गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करोगे एचसीएफ निकालोगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करोगे और गुणनखंड करने के बाद सबसे पहले कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन देखा जाता है। दोनों में या दो या तीन जिनके भी एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है ना, उसमें कॉमन देखा जाता है तथा फिर उनकी न्यूनतम घात मतलब सबसे छोटी घात, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी घात, न्यूनतम घात लगाते हैं। ये लाइन याद रह जाएगी तो एचसीएफ गलती नहीं होगा। मतलब निकालने के लिए सबसे पहले तो कॉमन देखा जाता है तथा फिर उनकी न्यूनतम सबसे छोटी घातें लेके चलेंगे। जबकि इसका उल्टा, एलसीएम निकालना हो, निकालने के लिए एक एक बार तो सबको लिखते हैं तथा फिर सबसे बड़ी घात लगाते हैं और जैसे गुणा करोगे तुरंत से एलसीएम निकल जाएगा। बस ये दो लाइनें पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट लाइन है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन देखा जाता है तथा फिर उनकी न्यूनतम मतलब सबसे छोटी घात देखनी है, घात लगाते हैं। फिर एलसीएम निकालने के लिए एक एक बार तो सबको लेते हैं, फिर उनकी सबसे बड़ी घात लगाते हैं। अब देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका तुम लिख लो, नोट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट और इसको बार बार पढ़ना। ये हर पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा ये बोलता रहूंगा कि बोलो बेटा वो सबसे छोटी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, क्या है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में दिखे या तीन दे रखे तो तीनों में दिखे। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नोट करना इनको एक रजिस्टर में और बैक टू बैक पढ़ते रहेंगे। और थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो ना तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपका सहयोग रहता है और अच्छे लाइक मिलते हैं, अच्छे व्यूज मिलते हैं तो रेगुलर क्लास लेता रहूँगा और बैक टू बैक आप यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ को समझते हुए चलते रहोगे। और ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेस इंडोली में पधारे और बैक टू बैक पढ़ते चलना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गणित में तो लास्ट टाइम तक वो बेस बन जाए ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गिने चुने थोड़े से क्वेश्चन है, गणित के 14 चैप्टर हैं और 2-2, 3-3 दिन में आराम से चैप्टर अगर रेगुलर 1-1, 1.5 घंटे पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। अगर आपके अच्छा बैकअप मिलता है मेरे को तो डेली क्लास लेता रहूंगा और समझ में आयो ना तो आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चीज लिखना, देखना, एक तो आता है एलसीएम और एचसीएफ। वापिस इसी के बारे में विचार कर रहा हूँ, शॉर्ट विधि बता रहा हूँ। जैसे एलसीएम सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ा होता है। और चेक कर लेना आप हर क्वेश्चन में ये नियम चलेगा। जैसे देखना, मैं बोलूं कि 4, 6 और 14 का एलसीएम क्या होगा। 1 मिनट ओनली, क्वेश्चन समझा रहा हूं, यूं मतलब कैसे चेक करना है। ऑप्शन में देखना हो, फाइनल है सबसे बड़ी संख्या 14, या तो खुद 14 होगा या फिर इससे बड़ा होगा, इससे 14 से बड़ा। अभी निकालेंगे तब बता दूंगा, चेक करना। अभी
पर इतना सा पता लग जाए। और HCF जैसे सबसे छोटी वो तो होता है सबसे बड़ी से भी बड़ा, या वो खुद सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटा होता है, उससे भी छोटा होता। जैसे लिख दिया अपन ने 4 9 7 का HCF क्या होगा। अब देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 4, या तो खुद 4 होगा या इससे भी छोटा अपने पास आएगा HCF निकल के। ये तब क्लियर होगा जब क्वेश्चन करेंगे और वहां चेक करना आप इन चीजों की। ये मास्टर ने सही लिखा है, देखिए बिल्कुल बात और बिल्कुल सही बात है। कंपटीशन एग्जाम में तो इससे आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, पर अपन को 10वीं क्लास में तो अपन पूरे मेथड से निकालेंगे। पर यहाँ तक आप चेक करना इनसे कि सही बात बोलते हैं, बिल्कुल राइट बात है, चेक करना। और समझ में आया हो अपने क्लास तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके व्यूज या शेयर के अकॉर्डिंग आगे अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखना कि सर दूसरा पार्ट भी आप अपलोड करें और जल्दी अपलोड करें। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कमेंट देख के दूसरी क्लास ली जाएगी। धन्यवाद।